द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक उत्कृष्ट पुस्तक है जो पैसे के साथ हमारे व्यवहार, सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया का विश्लेषण करती है। यह पुस्तक बताती है कि पैसे को समझने के लिए केवल वित्तीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैसे को लेकर हमारी सोच अक्सर तर्कसंगत नहीं होती, और इसका कारण है हमारी व्यक्तिगत भावनाएं, अनुभव और सामाजिक प्रभाव। हाउसल ने इस पुस्तक में यह स्पष्ट किया है कि धन का प्रबंधन करना और धन को बढ़ाना केवल गणितीय आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक मानसिक खेल है। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। इस अध्याय में हाउसल ने बताया है कि वित्तीय निर्णय हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं। जो लोग मंदी, महंगाई या बेरोजगारी का अनुभव कर चुके होते हैं, उनकी सोच और निवेश की आदतें उन लोगों से अलग होती हैं जिन्होंने केवल उन्नति और प्रगति देखी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के आधार पर ही वित्तीय फैसले लेता है। इसलिए हमें दूसरों के फैसलों का आकलन करने से पहले उनके व्यक्तिगत अनुभवों को समझना चाहिए। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। लेखक ने इस अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि सफलता और असफलता में भाग्य और जोखिम की भूमिका होती है। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियों को उनकी मेहनत और कुशलता से जोड़ते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सफलता में भाग्य का भी बड़ा योगदान होता है। इसी तरह असफलता को केवल गलतियों का परिणाम मान लेना भी ठीक नहीं है। हाउसल हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि जीवन में अनिश्चितता का महत्व है और हमें जोखिम को समझकर ही निर्णय लेने चाहिए। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं होता। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कभी पर्याप्त नहीं की मानसिकता हमें अधिक कमाने, अधिक खर्च करने और अधिक पाने की इच्छा में फंसा देती है। हम हमेशा अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि हमारी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। लेखक ने यह उदाहरण दिया है कि बहुत से लोग अधिक पाने की चाह में अपने स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति को दांव पर लगा देते हैं। हाउसल का सुझाव है कि हमें पर्याप्त की परिभाषा खुद तय करनी चाहिए और उस पर संतुष्ट होना सीखना चाहिए। अध्याय 4, धन का मूल्य। हाउसल ने इस अध्याय में बताया कि धन का असली मूल्य समय की स्वतंत्रता है। पैसे का वास्तविक लाभ तब है जब यह हमें अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी देता है। लेखक का मानना है कि सच्ची संपत्ति वह नहीं है जो हम दिखाते हैं, बल्कि वह है जो हमें आंतरिक शांति देती है। यदि हम अपने समय को अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यतीत कर पाते हैं, तो वह असली संपत्ति है। अध्याय 5, धैर्य का महत्व। इस अध्याय में हाउसल ने धैर्य की शक्ति पर जोर दिया है। निवेश और वित्तीय योजना में धैर्य का बड़ा महत्व होता है। जब आप धैर्यपूर्वक और संयमित तरीके से निवेश करते हैं, तो आपको समय के साथ लाभ मिलता है। निवेश का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब आप लंबे समय तक अपने निवेश को बनाए रखते हैं। लेखक ने यह भी कहा कि अल्पकालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 6, आशावाद और निराशावाद। लेखक ने इस अध्याय में आशावाद और निराशावाद के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बात की है। आशावाद हमें भविष्य के प्रति उम्मीद देता है, जबकि निराशावाद हमें जोखिमों के प्रति सतर्क करता है। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहां हम अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही संभावित जोखिमों से भी बचने के लिए तैयार रहें। अध्याय 7, पैसे के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हाउसल ने इस अध्याय में बताया कि पैसे के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे अनुभवों, विश्वासों और मानसिकता पर निर्भर करता है। हम में से प्रत्येक का पैसा देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ लोग इसे सुरक्षा के रूप में देखते हैं, कुछ इसे स्वतंत्रता के रूप में और कुछ इसे शक्ति के रूप में। पैसे का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह हमारी प्राथमिकताओं और मूल्यों पर निर्भर करता है। अध्याय 8, अपनी योजना बनाएं। पुस्तक के इस भाग में लेखक ने बताया है कि हमें अपने जीवन की वित्तीय योजना खुद बनानी चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्थिति और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। दूसरों की नकल करने की बजाय हमें अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार वित्तीय निर्णय लेने चाहिए। अपनी योजना बनाते समय हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों, वर्तमान खर्चों और जोखिम सहने की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। अध्याय 9, विनम्रता और समझदारी। लेखक का मानना है कि पैसे के मामलों में विनम्रता और समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है।
हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते और वित्तीय मामलों में गलतियां करना आम बात है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और खुद को सुधारने का प्रयास करें, तो हम वित्तीय सफलता की दिशा में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 10 साधारण रहना है विशेष। हाउसल के अनुसार वित्तीय सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है साधारण रहना। आपको दिखावे में पैसा खर्च करने की बजाय अपनी बचत और निवेश पर ध्यान देना चाहिए। साधारण जीवन जीना और अपने खर्चों को नियंत्रित करना आपकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। लेखक ने जोर दिया है कि साधारण दिखने वाले लोग भी असली संपत्ति बना सकते हैं अगर वे समझदारी से अपने पैसे का प्रबंधन करें। अध्याय 11 गलती करने का अधिकार। इस अध्याय में लेखक ने कहा है कि पैसे के मामलों में गलतियां करना स्वाभाविक है और हमें इसका डर नहीं होना चाहिए। गलतियां करने से हमें सीखने का मौका मिलता है और हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अध्याय 12 जोखिम का प्रबंधन। लेखक ने इस अध्याय में जोखिम प्रबंधन के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी निवेश जोखिम से मुक्त नहीं होता। हमें जोखिमों को समझकर ही निवेश करना चाहिए और अपनी वित्तीय योजना में विविधता लानी चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने निवेश को समय समय पर जांचना भी महत्वपूर्ण है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिकता और व्यवहार का भी विषय है। यह पुस्तक हमें बताती है कि वित्तीय सफलता केवल अधिक कमाने से नहीं मिलती, बल्कि यह समझदारी से निवेश करने, संयमित खर्च करने और अपनी मानसिकता को सही दिशा में रखने पर निर्भर करती है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी इस पुस्तक में महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया है, जिससे हर पाठक अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकता है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है कि पैसा कमाने और इसे संभालने की कुंजी है धैर्य, समझदारी, संयम और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। हमें अपनी मानसिकता को सुधारने, अपने अनुभवों से सीखने और अपनी वित्तीय योजना को खुद बनाने की आवश्यकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है जो पैसे और निवेश के बारे में अधिक समझ हासिल करना चाहता है।